Hello students, myself Vishy Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. आज हम बेसिक अकाउंटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत यूज़फुल होने वाला है अगर आप जूनियर अकाउंटेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या आप स्कूल लेक्चरर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहने वाला है. चलिए सर, आज के 20 क्वेश्चन अभी अपन शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, provision for bad debts is created in anticipation of bad debts on the basis of. कहता है हम ये जो प्रोविज़न बनाते हैं, बैड डेट्स होने वाला होता है, अभी हुआ भी नहीं होता, और हम ये जो प्रोविज़न बना लेते हैं ऐसा किस अवधारणा की वजह से करते हैं या ऐसा किस कॉन्सेप्ट की वजह से करते हैं? कंजर्वेटिज्म की वजह से, मटीरियलिटी की वजह से, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट? तो सर इसका सही आंसर है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट. हिंदी में बोलते हैं रूढ़िवादिता अवधारणा की वजह से ऐसा होता है. अब ये अवधारणा क्या कहती है कि अगर आपको प्रॉफिट होने वाला है तो उसे अभी रिकॉर्ड में लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि लॉस होने वाला है, आने वाले समय में लॉस होने वाला है, तो हम उसे पहले से ही रिकॉर्ड कर लेते हैं. ठीक है, तो अगर कोई लॉस, जैसे मान लीजिए रिपेयर पे पैसा लगने वाला है, टैक्स हमें देना है, डेप्रिसिएशन लगना है, पैसा डूबने वाला है, तो हम उसके लिए पहले से ही प्रोविज़न कर लेते हैं और बुक्स में बना लेते हैं, और इसे प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं. ठीक है, और सेफ साइड के लिए अच्छा होता है. व्यापार में पहले से ही सेफ साइड चलना चाहिए. और हिंदी में इसे रूढ़िवादिता भी बोलते हैं या अनुदारवादिता भी बोलते हैं. ठीक है, तो आप दोनों शब्दों के लिए ध्यान रखिएगा. अनुदारवादिता भी इसके लिए शब्द यूज होता है. चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. अगला क्वेश्चन कहता है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स not capable of being expressed in terms of money are not be recorded due to. कहता है मुद्रा के रूप में व्यक्त करने में सक्षम नहीं होने के चलते कई लेन देन और घटनाएं दर्ज नहीं किए जाते. ऐसा किस अवधारणा की वजह से होता है? देखिए बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे हैं, जैसे हमारे कर्मचारी हैं वो ईमानदार हैं या नहीं, हमारे ग्राहक हैं वो सेटिस्फाई है या नहीं, ये सब चीज़ें हमारे अकाउंट से पता नहीं चलती. क्यों पता नहीं चलती? क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा माप अवधारणा. ये अवधारणा कहती है कि जो चीज़ मनी टर्म्स में रिफ्लेक्ट हो सकती है, मनी टर्म में प्रेजेंट हो सकती है, केवल वही अकाउंट्स में आ सकती है. जैसे मैंने कहा हमारे कर्मचारी कितने ईमानदार, हमारे ग्राहक कितने वफादार, हमारा व्यापार कितनी अच्छी लोकेशन पे है या नहीं, इन सब बातों का हमें पता नहीं चलता अकाउंट से. ये अकाउंटिंग की लिमिटेशन भी है और ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की वजह से है. सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म रेफर्स टू टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल प्रॉफिट्स, ऑल लॉसेस, ओनली प्रॉफिट रियलाइज्ड एंड ऑल पॉसिबल लॉसेस. ये कहता है कि जो रूढ़िवाद की अवधारणा है वो किसको ध्यान में रखता है या किसको कंसीडर करता है? तो सर इसका डी आंसर सही है. जो प्रॉफिट हमें हो चुके हैं, जो होने वाले हैं नहीं, उनको नहीं. यहाँ रियलाइज का मतलब है जो हो चुके हैं, जो प्रॉफिट हो चुके हैं उनका भी ध्यान रखता है, और जो लॉसेस होने वाले हैं, मतलब जो लॉसेस हो चुके हैं उनका भी, और जो होने वाले लॉसेस हैं उनका भी ध्यान रखता है. बाकी सारे ऑप्शनों के मुकाबले डी थोड़ा सही है. ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि सारे प्रॉफिट्स रिकॉर्ड करता है. सारे प्रॉफिट का मतलब प्रेजेंट प्रॉफिट एंड फ्यूचर प्रॉफिट, तो गलत हो गया. सारे लॉसेस रिकॉर्ड करता है, तो इसमें बात अधूरी है. इससे ऐसा लग रहा है कि मानो केवल हम लॉसेस को कंसीडर करते हो. तो इसीलिए इसका आंसर डी सही है कि हो चुके प्रॉफिट्स को भी हम कंसीडर करते हैं और जो लॉसेस हो सकते हैं हम उनको भी कंसीडर करते हैं. ठीक है सर, चलिए. और इसके बाद आप देखिए चौथा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट कैन बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन वन अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम द अदर अकाउंटिंग पीरियड. कहता है इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसका इस्तेमाल करके आप एक अकाउंटिंग पीरियड को दूसरे अकाउंटिंग पीरियड से कंपेयर कर सकते हो. जैसे अगर आपको 2021 के डेटा को 2022 के डेटा से कंपेयर करना है तो कौन सा कॉन्सेप्ट काम का है? कंसिस्टेंसी, एंटिटी कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट? तो आपके काम का है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि आपने पिछले साल जो पॉलिसीज़ ली थी, पिछले साल जिन परंपराओं को फॉलो किया था, इस साल भी आप उन्हीं पॉलिसीज़, उन्हीं परंपराओं, कन्वेंशंस को फॉलो करेंगे, तब जाके आप कंपैरिजन कर सकते हैं. जैसे 2021 में आपने डेप्रिसिएशन लगाया WDV से,
और 2022 में अगर आपने डेप्रिसिएशन लगाया स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो आपने क्या किया, कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी। आपने जो संगति है या कहें सततता है उसको आपने ब्रेक कर दिया, तब फिर कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने इस साल भी WDV को फॉलो किया तो फिर आप एक डेफिनेट देख पाएंगे। पिछले साल भी आपने स्टॉक को वैल्यू किया कॉस्ट पे, इस साल भी आपने स्टॉक को वैल्यू किया कॉस्ट पे, तब आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना पाएंगे और तब आप बेटर कंपैरिजन कर पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी है जो मैटर करती है वाइल कंपैरिजन, तुलना करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड रादर देन व्हेन इट इज कलेक्टेड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन असेट्स और बेनिफिट्स आर यूज्ड रादर देन दे आर पेड फॉर। कहता है कौन सी अवधारणा है ऐसी है जो कहती है कि आय को मान्यता तब दी जाती है जब इसे अर्जित कर लिया जाता है, न कि जब इसे प्राप्त किया जाता है, और खर्च को मान्यता तब दी जाती है जब इसे संपत्ति या सेवाओं का उपयोग कर लिया जाता है, न कि इसके लिए भुगतान किया जाता है। तो देखिए, हम अकाउंटेंसी में शुरू से कहते हैं कि इनकम जब हो जाए तो उसे रिकॉर्ड कर लो, मिल गई तो भी ठीक है, मिलने वाली है तो भी ठीक है। क्रेडिट सेल को हम सेल होते ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, पैसा मिलने का इंतजार नहीं करते, ठीक है। इसी तरह एक्सपेंसेस कि हम पेमेंट का इंतजार नहीं करते, जब खर्चा हो जाता है तभी हम उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन आप ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा आप करते हैं सर अक्रूवल कॉन्सेप्ट की वजह से, ठीक है। ये जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं सर, इसमें क्या है कि जो चीज़ें आप अकाउंट्स में करते हैं ना, उसके पीछे की रीजनिंग बताई जा रही है कि ऐसा आप क्यों करते हैं। जैसे प्रोविज़न बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, लेकिन क्यों बनाते हैं। उसी तरह से हम आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री करते हैं, कैसे करते हैं वो सब हमें पता है, लेकिन हम ऐसा करते ही क्यों हैं? तो ऐसा हम करते हैं सर अक्रूवल कॉन्सेप्ट की वजह से, उपार्जन अवधारणा की वजह से। ये आपकी फंडामेंटल अजम्पशंस में भी आती है, ये तो आपको फॉलो करनी ही करनी है, ऐसा माना जाता है, ठीक है सर। चलिए और देखेंगे क्वेश्चन सभी। क्वेश्चन 6, डैश डैश रेफर्स टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन द प्रैक्टिसेस इन अकाउंटिंग एरियाज। अब आपको एक सूटेबल वर्ड पढ़ना है कि यहाँ पे अकाउंटिंग अजम्पशंस वर्ड आएगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आएगा, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन या अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो सर इसका आंसर पहले बता देता हूँ। इसका आंसर है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। यानी पूरी लाइन क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस रेफर्स टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन द प्रैक्टिसेस इन अकाउंटिंग एरिया। हिंदी में क्या है कि लेखांकन परंपराएं क्या हैं कि लेखांकन क्षेत्र में कुछ प्रथाओं पर सामान्य समझौता माना जाता है। ये सर नहीं समझ आया। देखिए, हर जगह एक कस्टम होता है, हर जगह कुछ चीज़ें चलती हैं। जैसे सोशल लाइफ में हम बड़ों को देखते हैं तो उनके पाँव छूते हैं, तो ये एक परंपरा है, चली आ रही है। अब ऐसा क्यों करते हैं, उसके साइंटिफिक रीज़न हो सकते हैं, ना भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ परंपराएं हैं जो चली आ रही हैं, कुछ रिचुअल्स हैं जिनको फॉलो करते हैं। वैसे अकाउंटेंसी में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। जैसे हम कोशिश करते हैं कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, ऐसी हम परंपरा होती है कि पिछले साल हमने जिस तरह से वैल्यूएशन किया था, इस साल भी हम वैसे ही वैल्यूएशन करते हैं। तो एक परंपरा होती है कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। एक परंपरा होती है कि हम 4% प्रोविज़न या 5% प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हैं वो बनाते हैं। तो यहाँ पे परंपराएं, जैसे यहाँ पे वर्ड क्या है देखिए, जनरल अग्रीमेंट, जिस पे सब राजी हैं, ऑन द प्रैक्टिसेस, मतलब जो प्रथाएं चलती हैं, परंपराएं चलती हैं जिन पे सब लोग राजी हैं, वो होती हैं सर लेखांकन परंपराएं, ठीक है। बाकी अकाउंटिंग अजम्पशंस वो होती हैं जिनको मान के चला जाता है कि आप फॉलो करेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसे होते हैं कि आपके अकाउंट्स अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, ईजी टू यूज़ होने चाहिए। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन तो बिजनेस में जो लेन देन होते हैं उनको कहते हैं। बट बेसिकली जिस पे पूरी कहीं अकाउंटिंग की बिरादरी राजी है, जिन प्रैक्टिसेस को फॉलो करने पर सब लोग अग्री हैं, जनरल अग्रीमेंट है कि ऐसा ही करेंगे, तो वो होती है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है सर। थोड़ा टफ था। नेक्स्ट इज द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल अकॉर्डिंग टू। देखिए, हम जो व्यापार का मालिक है, उसने जो पूंजी लगाई है उसके लिए हम उसे एक लेनदार मानते हैं। आपको ध्यान होगा कि हमारी जो बैलेंस शीट बनती है उसमें बैलेंस शीट में कैपिटल इस तरफ आती है, ठीक है, कहाँ पे? लायबिलिटी साइड में आती है। अब कोई पूछ ले कि ऐसा क्यों होता है, क्यों जो व्यापार का स्वामी है उसे लेनदार की तरह माना जाता है? तो ऐसा हम मानते हैं। ऑप्शंस हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट यस, गोइंग कंसर्न, मटेरियलिटी। तो सर इसका आंसर बी है ना। एक हिंदी में अवधारणा होती है जिसका नाम है पृथक अस्तित्व अवधारणा,
उस पृथक अस्तित्व अवधारणा की वजह से हम जो ओनर होता है उसे अलग मानते हैं और फिर जो बिजनेस हाउस होता है उसे हम अलग मानते हैं। इन दोनों को हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट करते हैं। इसने जो पैसे बिजनेस में लगाए हैं और बिजनेस ने जो ये पैसा लिया है, एक ना एक दिन बिजनेस इसको ये पैसा लौटाएगा और जब तक नहीं लौटा देता तब तक ये इसे एज अ लायबिलिटी शो किया जाएगा। तो ऐसा पृथक अस्तित्व अवधारणा या लेखा इकाई अवधारणा अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंटिंजेंट लायबिलिटी आर डिस्क्लोज एज द फुटनोट इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू। देखिए, जो आकस्मिक दायित्व होते हैं, जो लायबिलिटी हमारे ऊपर आई नहीं है पर लायबिलिटी हमारे ऊपर आ सकती है, हम उसे भी दिखाते हैं। हालांकि बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में दिखाते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? तो ऑप्शंस हैं कंसिस्टेंसी की वजह से नहीं, मनी मेजरमेंट नहीं, डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट यस, डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं या फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, प्रकटीकरण या पूर्ण प्रकटीकरण, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई हमने बिल डिस्काउंट किया, कोई बीआर था जिसकी हमने डिस्काउंटिंग करी, ठीक है, और हो सकता है कि वो आगे जाके डिसऑनर हो जाए। तो जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता और अगर उस बीच में बैलेंस शीट की डेट आ गई है तो हम इसे एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, उससे भी मैं आसान एग्जांपल दूं कि अगर कोई केस चल रहा है, हमारी फर्म के विरुद्ध कोई केस चल रहा है, उसमें अभी फैसला नहीं भी आया है, तो भी बैलेंस शीट के दिन आप उस रनिंग केस को एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी शो करेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम यूज़र से कुछ भी छुपाना नहीं चाहते, यूज़र को हम फुल डिस्क्लोजर देना चाहते हैं। तो ऐसा पूर्ण प्रकटीकरण परंपरा के चलते होता है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द रियलाइजेशन कंसेप्ट अकाउंटिंग फॉर सेल शुड बी डन व्हेन। एक आपका कॉन्सेप्ट होता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, वसूली अवधारणा। वो कहती है कि सेल की एंट्री कब करनी चाहिए? फर्स्ट, जब कैश मिल जाता है तब, सेकंड, जब ऑर्डर मिल जाता है तब, थर्ड, जब हम कस्टमर को गुड्स डिलीवर करते हैं तब, और जब चौथा, हमें अमाउंट एडवांस मिल जाता है तब। तो इसका बड़ा आसान आंसर है, ये तो आप जनरल नॉलेज से भी कर सकते हैं, जब हम ग्राहक को माल डिलीवर करते हैं। मतलब आप ये बात समझिए कि फ्लो कैसे होता है। सबसे पहले ऐसा होता होगा कि सबसे पहले हमें ऑर्डर मिलता होगा ग्राहक से, और ऑर्डर के साथ ही हमें हो सकता है एडवांस भी मिलता हो। उसके बाद हम माल को मैन्युफैक्चर करवाते होंगे, हो सकता है। उसके बाद हम गुड्स को डिलीवर करते हैं और उसके बाद हमें बैलेंस पेमेंट मिलता होगा। तो क्वेश्चन ये है, समझने वाली बात है कि अकाउंटेंट को सेल की एंट्री कब चढ़ानी चाहिए। अब आप देखिए अकाउंटेंसी कैसे होती है, सेल की एंट्री क्या होती है, सेल सीआर क्यों होता है, ये सब रूल है। लेकिन अब यहाँ बात है टाइमिंग की कि आप सेल की एंट्री किस दिन चढ़ाएंगे। अगर ये ट्रांजेक्शन अलग अलग दिन के हैं तो सेल आप किस दिन चढ़ाएंगे? जिस दिन आप गुड्स को डिलीवर करते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि जिस दिन हम सेल करते हैं उस दिन जो रिस्क होती है, ठीक है, जो रिस्क होती है और जो ओनरशिप होती है वो बायर के पास चली जाती है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से जिस दिन हम सेल करते हैं उस दिन रिस्क और ओनरशिप बायर के पास चली जाती है। तो सेल की एंट्री हमें उसी दिन करनी चाहिए। ठीक है सर, तो इसका सी आंसर रहने वाला है। ये 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स। अगर मुद्रा मापन अवधारणा को माना जाए तो इनमें से किसको दर्ज किया जाएगा? कर्मचारियों की ईमानदारी को? नहीं सर, ईमानदारी को आप रुपए में नहीं माप सकते। विक्रयकर्ता को देय कमीशन होल्ड पे रखते हैं। व्यवसाय में गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल को भी आप नहीं दिखा सकते मनी मेजरमेंट से। और एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्नड ड्यू टू द बजटरी कंट्रोल। देखिए, आपको तो जो प्रॉफिट होता है वो रिफ्लेक्ट होता है। अब बजटरी कंट्रोल की वजह से कितना हुआ, दुकान 2 घंटे देर से खोलने तक कितना हुआ, इन चीज़ों को आप नहीं बता सकते। लेकिन इसमें जो कमीशन देनी है, कमीशन कितनी देनी है, इसको बोला जा सकता है कि हमें कमीशन 5,000 देनी है कि 50,000 देनी है। ये एक चीज़ ये ऐसी है जो मॉनिटरीली मतलब मौद्रिक रूप में व्यक्त की जा सकती है। तो इन 4 चीज़ों में से कमीशन की जो राशि देनी है, दी नहीं है भले ना दी हो, और कमीशन की राशि कितनी देनी है इसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। इसीलिए इसकी अकाउंटिंग भी संभव है। बाकी कर्मचारियों की ईमानदारी की, बिजनेस में जो क्वालिटी कंट्रोल चेकअप्स चल रहे हैं उनकी,
या आप बजटरी प्लानिंग कर रहे हैं उसको, इन सब चीज़ों को आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते अकाउंट्स में। ठीक है सर, चलिए सर। तो सर अगर आप आने वाले जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमने एक फुल कोर्स डिज़ाइन किया है। उसमें हमने पूरे सिलेबस को 60 टॉपिक्स में बांटा है। जो कॉमर्स वाला पार्ट है जो 6 सब्जेक्ट्स में है, तो टोटली हमने उनको 60 टॉपिक्स में बांटा है। और उस कोर्स में हम आपको क्या देंगे, उस कोर्स में हम आपको देंगे सर 300 MCQ वीडियोस। अब जैसे 100 MCQ वीडियोस तो फुल्ली अवेलेबल हैं फॉर ऑल ऑन यूट्यूब, ठीक है। इसके अलावा 200 MCQ वीडियोस अपन और करेंगे, जिसके अंदर और बेटर अप्रोच से अपन क्वेश्चंस को करना सीखेंगे और कैसे सीधा हिट करना है सही आंसर को, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा देखिए सर, अगर एक टॉपिक है तो इस टॉपिक को समझने के लिए 4-5 क्लासेस तो बनती है। उस चैप्टर का थीम समझने के लिए आपको 4-5 लेक्चर तो लेने ही पड़ेंगे। तो करीबन हमने 300 उसके थ्योरी वीडियोस शूट किए हैं, वो भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकली क्वेश्चन को कैसे किया जाता है ताकि आपकी एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। मोस्टली हो सकता है थ्योरी क्वेश्चन आए, लेकिन जो डोंट नो कि थ्योरी क्वेश्चन ही आएंगे, हो सकता है प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ जाएं, तो उसके भी हमने 200 वीडियो शूट किए हैं, ठीक है सर। इसके अलावा मेन फीचर जो है हमारे कोर्स का, उसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी। डेली हम सर जूम पे लाइव क्लासेस लेंगे और ये क्लासेस ऑलमोस्ट 40 मिनट लेंथ की होंगी और ये एग्ज़ाम तक चलेंगी। जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक अपन डेली पढ़ाई करेंगे, तो आप एक टच में बने रहेंगे और आपको डाउट्स वगैरह आराम से पूछ पाएंगे। इसके बाद मैं अगर आपको कहूँ कि इसके अलावा कह सकते हैं कि आप 1 महीने तक के फ्री ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप शायद मुझे पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं इतना सब डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे, या इतनी डेली क्लासेस होगी या नहीं। तो आप 1 महीने तक फ्री ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं ताकि आपको टीचिंग स्टाइल से आप अवेयर हो जाएं कि किस तरह से यहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है। डुअल लैंग्वेज में यूज़ करूँगा, ठीक है सर। डुअल लैंग्वेज में यानी सिंपली जैसे मैं भी आपसे हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, ताकि अगर आप हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, इवन आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं चाहे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जूनियर अकाउंटेंट में सारी स्ट्रीम्स को अलाउ किया था। तो अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं तो शायद मोस्ट सूटेबल रहूँगा मैं आपके लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़ीरो से पढ़ाने की आदत है। तो स्क्रैच से ही पढ़ाई करेंगे अपन। डेली लाइव क्लासेस होंगी, और एक अगर आप इन केस क्लास मिस कर देते हैं किसी दिन, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो रिकॉर्ड हो जाएगी और सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। 15 फरवरी से हम अपना डेली बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आप लेट भी ज्वाइन करते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आपको उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। और एक और फीचर है सर, वैसे तो फीस बहुत ही कम है, ठीक है, जस्ट 2499 है, ठीक है ना, इतनी ही फीस है। फिर भी अगर आप चाहें तो ये फीस भी आप 6 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं सर, ठीक है, नो इशू। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि नहीं, हमने पैसे दे दिए, फिर पता नहीं इतना सब हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप अच्छा आगे जाके पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, तो आप सिंपली 1 महीने का इंस्टॉलमेंट दे दो। उसके बाद अगर आपको अच्छे लगे, वो भी ट्रायल क्लासेस के बाद, फिर आपको अच्छा लगे तो आप आगे देते रहना, और अगर नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना, ठीक है। और एक लास्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा डाउट क्लियरेंस। हम एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, ठीक है। उसमें आप लोगों के जो भी डाउट्स आएंगे, क्वेरीज आएंगे, उनको मैं और आपके साथ ही आंसर करेंगे, तो अपना रेगुलर चीज़ें टच में रहेंगी, ठीक है सर। चलिए, और इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड हम कराएंगे, जिसमें करीबन 10,000 MCQs होंगे, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया आप एग्ज़ाम देंगे, दैट इज़ वेरी श्योर। और इसके अलावा एग्ज़ाम जैसे ही लगभग अनाउंस हो जाएंगे, तो उससे पहले एक फाइनल प्रैक्टिस के लिए हम आपको 50 सैम्पल पेपर्स भी ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सब आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? इसके लिए आपको कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके हमने कोर्स बना रखा है, आप उसको चाहिए जाके देखिए। और अपनी डेली क्लासेस को लेने के लिए और ट्रायल क्लासेस को लेने के लिए आपके नंबर जो आ रहा है स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए सर, आपके क्वेश्चन बचे हैं, उनको करेंगे। 11वां क्वेश्चन है, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म विल अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ बैलेंस शीट। ये कहता है ये जो रूढ़िवाद की परंपरा आप अपनाते हैं वो बैलेंस शीट में किस आइटम को प्रभावित करेगी? अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज, अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स, अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स। ठीक है, तो हमें समझना है कि रूढ़िवाद के चलते होता क्या है। वेल, इसके बी और सी आइटम में थोड़ा सा ट्रिक है और कुछ बचे हो सकता है गलत चले जाए। वेल, इसका पहले मैं आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है बी, संपत्तियों का कम राशि पर प्रकटीकरण। क्वेश्चन क्या था? ये जो आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट होता है, इससे क्या प्रभाव होता है? तो देखिए, अगर मान लीजिए आपके डेटर्स हैं, ठीक है,
और मान लीजिए आपके डेटर 1 लाख के हैं और आपने कंजर्वेटिज्म के चलते सोचा कि भाई मैं तो ना पीबीडी बनाऊंगा, और पीबीडी बनाऊंगा तो फिर आपके डेटर कितनी राशि पे आए, 90,000 पे। यानी बैलेंस शीट में क्या हुआ, असेट्स को हमने दिखाया कम पे ड्यू टू कंजर्वेटिज्म। बाकी इससे लाइबिलिटीज कम होते हैं, नहीं, लाइबिलिटीज कम नहीं होते। और ना ही इसमें ये लिखा है सी पॉइंट में कि हम प्रोविजन को कम करके दिखाते हैं, प्रोविजन को कम नहीं करते, हम प्रोविजन को बनाते हैं इस चक्कर में। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग था कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्यों बनाया जाता है, वो इसी कन्वेंशन के चलते बनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा था कि इस कन्वेंशन से फिर होता क्या है, बैलेंस शीट पे प्रभाव क्या होता है। इस बैलेंस शीट इसका प्रभाव ये होता है कि असेट जो होते हैं वो कम राशि पे दिखाई देते हैं। और अगर एक ऑप्शन ये होता कि जैसे कभी कभी अपन प्रोविजन फॉर टैक्स दिखा देते हैं, है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं तो लाइबिलिटीज बढ़ जाते हैं। तो इसके दो प्रभाव होते हैं, एक ये होते हैं कि इससे आपके लाइबिलिटीज बढ़ जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि इससे आपके असेट्स कम हो जाते हैं। यानी एक और अगर मैं एक्स्ट्रा आपको एडवांस बात बताऊं तो इस कन्वेंशन का अगर दुरुपयोग किया जाए, अगर इसका मिसयूज किया जाए तो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, गुप्त संचयों का निर्माण हो जाता है। तो कभी पूछा ना कि गुप्त संचयों का निर्माण किस परंपरा के दुरुपयोग से होता है, तो इसी परंपरा को मिसयूज करके सीक्रेट रिजर्व भी कोई संस्था बना सकती है। चलिए सर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस आर, सर मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अकाउंट्स में मस्ट नो होती है, यानी ये तो बच्चे को पता होनी चाहिए। बीइंग एन अकाउंटिंग स्टूडेंट उसको ये बात पता होनी ही चाहिए। तो देखिए आप याद कर लीजिए जीसीए, हमारे शहर में एक बहुत बड़े सेठ जी होते थे, उनका नाम था, उसका शॉर्ट फॉर्म था जीसीए, तो हमने उससे याद कर रखा है। जीसीए मतलब एक होता है गोइंग कंसर्न, सी मतलब होता है कंसिस्टेंसी, और ए मतलब होता है अक्रूवल। एक बार देख लेते कौन सा ऑप्शन है, गोइंग कंसर्न, सी, अच्छा गोइंग कंसर्न सब में आ रहा है, सी का मतलब है कंसिस्टेंसी इसमें आ रहा है, और ए का मतलब अक्रूवल। तो सर इसका आंसर सी है सर। ओके, मैं इसको समझा देता हूँ। एक अकाउंटेंट को, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो 3 चीज़ों को तो आपको फॉलो करना ही है। जब भी आप अकाउंट्स बनाएंगे तो आप ये मानेंगे कि व्यापार लंबे समय तक चलेगा, इनडेफिनिट पीरियड तक चलेगा। दूसरा, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, और तीसरा है आप अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप फॉलो नहीं करना चाहते, किसी भी रीज़न से, मान लीजिए आप अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करना चाहते, तो आपको यूज़र्स को बताना पड़ेगा कि हमने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया है, वरना वो यूज़र तो ये मान के चलेगा कि आपने इन 3 चीज़ों को फॉलो किया ही होगा। तो आपके पास एक बेटर रीज़न होना चाहिए इन 3 चीज़ों को फॉलो नहीं करने का। ठीक है, तो आप मान के चलिए ये 3 चीज़ें एक अकाउंटेंट को फॉलो करनी ही करनी है। 13वां क्वेश्चन है, व्हेन फिक्स्ड एसेट्स आर सोल्ड, जब फिक्स्ड एसेट्स को बेचा जाता है तो क्या होगा, टोटल एसेट्स विल इंक्रीज, टोटल लायबिलिटीज विल इंक्रीज, टोटल एसेट विल डिक्रीज, देयर इज नो चेंज इन टोटल एसेट्स। तो आप इसको समझिए, वैसे हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन पे अगला वीडियो उसी पे है, पर फिर भी जब अपन फिक्स्ड एसेट्स को बेचेंगे तो क्या होगा, या तो आपके पास कैश आएगा या आपके डेटर क्रिएट होंगे। ठीक है, तो यानी एक हाथ आपका करंट एसेट्स ऊपर जाएगा और एक हाथ आपका फिक्स्ड एसेट्स नीचे जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ, अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचा है तो एक हाथ आपका करंट एसेट्स ऊपर गया, एक हाथ आपका फिक्स्ड एसेट्स नीचे गया, तो आपके ओवरऑल एसेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर इज नो चेंज इन टोटल एसेट्स। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा ट्रिकी कर दें, वो अगर ऐसे बोलता व्हेन फिक्स्ड एसेट्स आर सोल्ड एट लॉस, अगर फिक्स्ड एसेट्स को लॉस पे बेचा जाता है तो कहानी बनाए, अगर आपने 1 लाख की चीज़ को आपने 80,000 पे बेचा, तो आपके पास करंट एसेट्स तो इंक्रीज होंगे 80,000 और आपके फिक्स्ड एसेट डिक्रीज होंगे 1 लाख रुपए। उस केस में आपका आंसर सी हो जाता। ठीक है, लेकिन सी हो जाता अभी नहीं है, अभी तो क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो हम मानेंगे कि एसेट जितने की थी हमने उस पर बेची, ऐसा ही हम अज्यूम करेंगे, और इससे आपका देयर इज नो चेंज इन टोटल एसेट्स, इसका आंसर डी आएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होते ही थोड़ा सा ध्यान रखा करो, है ना। ठीक है, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, ये आप जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं ना, जो आपको पॉपुलरली पता है, A = L + C, असेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटीज और कैपिटल के। ऐसा क्यों होता है,
गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से, डुअल एस्पेक्ट की वजह से, मनी मेजरमेंट की वजह से, या इन सब की वजह से? तो इसका आंसर है सर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से, द्विपहलू अवधारणा या द्विपक्षीय अवधारणा। ये जो आप बैलेंस शीट बना पाते हैं, ये जो आप बैलेंस शीट बना पाते हैं या अकाउंटिंग इक्वेशन को मैच करा पाते हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गैप्स आर। ठीक है, तो ये एक्रोनम पे बेस्ड क्वेश्चन है कि कई बार क्या होता है शॉर्ट फॉर्म आ जाता है जिसको अपन जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन अपने को पता नहीं होता उसका फुल फॉर्म क्या है। ये फुल फॉर्म को लेके हम इतने कहीं कंसर्न्ड नहीं होते। तो गैप्स क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो मैं बाकी ऑप्शन पढ़ता ही नहीं हूँ, आप तो प्रिंसिपल वर्ड को याद कर लीजिए। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी वो प्रिंसिपल जिन पे सहमति बन गई है, आम सहमति बन गई है पूरी अकाउंटिंग बिरादरी में। ठीक है, और प्रिंसिपल के लिए वर्ड है हिंदी में सिद्धांत। तो सामान्यतः है स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, ये इसका आंसर है। 16वां क्वेश्चन, डबल एंट्री प्रिंसिपल मीन्स राइटिंग ट्वाइस द सेम एंट्री, राइटिंग ऑल द एंट्रीज ट्वाइस इन द बुक, हैविंग डेबिट फॉर एवरी क्रेडिट एंड क्रेडिट फॉर ईच डेबिट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर सी है। ठीक है भाई, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जितनी राशि से हम किसी चीज़ को डेबिट करते हैं उतनी ही राशि से एक या दो खातों को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ अकाउंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डेबिट पे अगर हमने 50,000 रुपये लिखा है तो क्रेडिट पे भी हमारा अमाउंट 50,000 रुपये ही आएगा। हिंदी में आप ऑप्शन देखिए, प्रत्येक डेबिट हेतु उतनी ही राशि का क्रेडिट होगा और प्रत्येक क्रेडिट हेतु उतनी ही राशि का डेबिट होगा। ये सही है। बाकी मान लीजिए कोई बिल्कुल कॉमर्स से अनअवेयर है तो वो क्या सोचेगा कि यार डबल एंट्री का मतलब दो बार एंट्री करते होंगे या बुक्स को दो बार लिखते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ, जितनी एंट्री डेबिट में आएगी, डेबिट में जितना अमाउंट आएगा उतना ही क्रेडिट में अमाउंट आएगा। ये आपका बेसिक डबल एंट्री सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट्स मीन्स। दिखावटी साज सज्जा से क्या आशय है? तो वो तो नाम से ही पता लग रहा है, दिखावटी साज सज्जा। इट्स लिटरली मीनिंग मेकअप। तो मेकअप से क्या होता है? मेकअप से आप कहेंगे कि सर मेकअप तो सब करते हैं। नहीं, मेकअप से ये होता है कि सर जो चीज़ जितनी सुंदर है उससे ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम शायद किसी को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। तो जैसे मेकअप ये है वैसे ही विंडो ड्रेसिंग है। अकाउंट्स में विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है? जब आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, जब अपने रेशियोज़ को इम्प्रूव करके दिखाते हैं, तो इस चीज़ को विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग इन अ ब्यूटीफुल मैनर, शोइंग मोर लॉसेस टू अवॉइड इनकम टैक्स, शोइंग मोर प्रॉफिट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। यस, ये फिर भी सही है। बाकी पहले दोनों तो नहीं है, और ऑल ऑफ द अबव हमेशा आंसर होता हो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ऑल ऑफ द अबव में से ही आंसर होता है। ऐसा भी कुछ नहीं है। क्या जस्ट ये है कि विंडो ड्रेसिंग वर्ड कहाँ से आया है? जैसे जो कई दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, इतना शानदार डिस्प्ले रखते हैं, इतना बाहर अच्छा सा सजाते हैं चीज़ों को कि कोई ग्राहक अगर गुजर भी रहा हो वहाँ से तो वो देख के ठिठक जाए, रुक के उसकी नज़र ठहर जाए। तो इसी तरह से अकाउंटेंट भी कुछ कन्वेंशंस का यूज़ मिसयूज़ करके चीज़ों को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, चीज़ों को इससे छेड़छाड़ करते हैं कि वो चीज़ें इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव लगने लग जाती है। और ये सब कहलाता है विंडो ड्रेसिंग। दैट इज़ कोई चीज़ जितनी सुंदर है उससे ज़्यादा सुंदर करके उसे बताना, सुंदर इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट इज ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटेंट्स प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ऑफ टाइम एज पर द। कहता है कि जैसे एक बिजनेस है, मान लीजिए एक बिजनेस की लाइफ है 100 साल की। ठीक है, तो आपने ये देखा है कि अकाउंट्स हम 100 साल बाद तो नहीं बनाते। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बिजनेस हमने 2011 में शुरू किया तो ऐसा तो नहीं है कि अब हम अकाउंट्स सन 3011 में बनाएंगे, या मतलब ठीक है ना 2111 मतलब 100 साल बाद बनाएंगे। इतना तो टाइम वेट नहीं करते हम, तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे अकाउंट्स बनाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है प्रूडेंस की वजह से, कंसिस्टेंसी की वजह से, पीरियोडिसिटी की वजह से। तो ऐसा होता है पीरियोडिसिटी की वजह से। अवधि अवधारणा, ठीक है, मैं इस टॉपिक में पूरे में अवधारणा ही कवर कराने की कोशिश की और मैं बार बार कहता रहा हूँ कि और बहुत कुछ है जो पढ़ा जाना है। ये एक जस्ट एक इशारा है कि ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो खैर, अवधि अवधारणा कहती है कि भले ही व्यापार इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा, भले ही व्यापार लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक चलेगा, पर फिर भी एक अकाउंटेंट को समय समय पर जब उसको ठीक लगे, यहाँ से वर्ड आता है आर्बिट्रेरी।
उसको हर 1 साल में ठीक लग सकता है, हर 2 साल में ठीक लग सकता है, हर क्वार्टर, हर 3 महीने में उसको ठीक लग सकता है, पर उसे जब ठीक लगे तब उसे अपने अकाउंट्स बना लेने चाहिए, तब उसे अपने रिजल्ट निकाल लेने चाहिए। इसीलिए मैं आपको सच बताऊं, प्रैक्टिकल लाइफ में जो बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, उसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को आपने 1 साल स्कूल में डाला और फिर जब स्कूल से वो छोड़ेगा तब आप उसका एग्ज़ाम लोगे। आप उसका हर साल या हर 2-3 महीने में डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसका एग्ज़ाम लेते हो ताकि उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता रहे। तो ऐसा सब क्यों होता है? ऐसा होता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। ठीक है सर, चलिए। कहता है द अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ मैचिंग मीन्स, एक आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। तो कहता है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? प्रॉफिट फॉर द पीरियड टू बी मैच्ड विद द सेल रेवेन्यू। ये कहता है, पहला ऑप्शन तो ये लिखा है कि जब हम प्रॉफिट को सेल्स के साथ मैच करते हैं वो होता है कॉन्सेप्ट, नहीं। सेकंड ऑप्शन है प्रॉफिट फॉर द पीरियड टू बी मैच्ड विद इन्वेस्टमेंट, जब हम प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से मैच करते हैं वो होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, नहीं। एक्सपेंसेस ऑफ वन पीरियड टू बी मैच्ड अगेंस्ट द एक्सपेंसेस ऑफ अनदर पीरियड, ये भी गलत है। इसमें क्या कह रहा है कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि एक्सपेंसेस जो 2021 के होंगे उन एक्सपेंसेस को हम 2022 से कंपेयर करेंगे, एक अवधि के एक्सपेंसेस को दूसरी अवधि से कंपेयर करेंगे, वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। सर वो भी नहीं है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट फिर है क्या? एक्सपेंस ऑफ वन पीरियड टू बी मैच्ड अगेंस्ट दैट रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड, ये है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप 2021 के एक्सपेंस ले रहे हो तो आपको 2021 की ही इनकम को लेना चाहिए। और ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि 2021 का प्रॉफिट हम बता सकें। जब एक्सपेंस को, सिमिलर एक्सपेंसेस को, या कहें उसी सीजन के एक्सपेंसेस को उसी सीजन की इनकम से कंपेयर करेंगे तभी तो उस सीजन का रिजल्ट आएगा। तो ये है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, कि एक अवधि के खर्चों को उसी अवधि की आय से आपको मिलाना चाहिए। मिलाना मतलब हेड टू हेड कंपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मिलाने की जगह तुलना शब्द भी आपको दिख सकता है। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑफ वन पीरियड टू बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड। चलिए सर, आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, omission of पैसे एंड शोइंग द राउंड फिगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। देखिए सर, आप ना ट्रांजेक्शन को, जैसे मान लो कोई ट्रांजेक्शन है 767 रुपये 17 पैसे, तो आप ये 17 पैसे छोड़ देते हो और हो सकता है आप 767 की जगह भी 770 रुपये लिख दो, यानी आप राउंड ऑफ कर दो। ऐसा आप क्यों करते हो? ऐसा आप करते हैं कंजर्वेटिज्म की वजह से, कंसिस्टेंसी की वजह से, मटीरियलिटी की वजह से, या रियलाइजेशन की वजह से? तो ऐसा करते हैं हम सर मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट की वजह से, सारता की अवधारणा की वजह से। देखिए सर, अकाउंट्स में बहुत सारी चीज़ें होती है कहने के लिए, बताने के लिए, लेकिन एक अकाउंटेंट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसे इम्पॉर्टेंट, यूज़फुल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही बतानी चाहिए। मैंने क्या बोला? एक तो जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, यूज़फुल होनी चाहिए, वही इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को देनी चाहिए। फालतू की इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा देने से उल्टा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इतनी डिटेल देकर क्या करना है? ये इतने पैसे की डिटेल देकर या पाई की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत राउंड ऑफ भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बिजनेस का साइज़, ताकि जो मटीरियल चीज़ें हैं उन पे ध्यान ज़्यादा जाए, इन पॉइंट्स में या इन पेनी अमाउंट्स में फालतू की चीज़ों में ध्यान ना जाए। ठीक है सर, तो ये आपका है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, तारता की अवधारणा। छोटी मोटी चीज़ों को आप इग्नोर, बिल्कुल जो छोटी मोटी चीज़ें हैं और इररेलेवेंट है उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। चलिए सर, होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत सारे MCQ वीडियोज़ अभी बहुत बनाने वाला हूँ और आपके लिए डेफिनेटली यूज़फुल रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।